सबसे पहले तो अपनी तकरीर के आगाज में मेरे भाई ने जो बातें की, यकीनन हमारे जो मसाइल हैं वो किसी एक हुकूमत की वजह से नहीं है। पिछले 70 सालों में जितने भी यहां पर हुकूमतें गुजरी हैं, चाहे वो मार्शल लॉ हो, चाहे वो कुव्वत इनडायरेक्ट जमहूरी निजाम में हुकूमतें करती रही हों, कंट्रोल करते रहे हों, जो भी आजकल हमारे हालात हैं वो उनके रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अपनी तकरीर के आगाज में मैं फिर अपने उन तमाम साथियों के लिए, अपने उन पार्लियामेंट के मेंबरान के लिए, अपने भाई अली वजीर के लिए, ख्वाजा आसिफ साहब के लिए और खुर्शीद शाह साहब के लिए उनके प्रोडक्शन ऑर्डर की मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस अहम, ख्वाजा आसिफ साहब का नाम लिया मैंने, कि इस अहम इजलास में उनके हलकों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। उनको यहां पर मौजूद होना चाहिए ताकि वो उनके हलके बगैर नुमाइंदगी के ना रह जाए। और मैं एक और बात भी करता चलूं जनाब चेयरमैन, कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला कर सकता है तो मेरे ख्याल में आपके पास उनसे ज्यादा इख्तियारात हैं, कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं आप। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो जेल में हो, आप उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करता कि वो इस इजलास में हिस्सा ले सकें। साथ ही साथ मैं जानी खेल बजट में आने से पहले, क्योंकि ये इशू बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जानी खेल में 20 दिन से जनाब चेयरमैन लोग बैठे हुए हैं और वो लाश समेत, और वो मुतालबा कर रहे हैं कि यहां पर ये जो गुडो तालिबान और बेड तालिबान के मुख्तलिफ यहां पर दफातर है, यहां पर उनके मराकज हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन मजाल है कि उनके खिलाफ हुकूमत ना उनको इंगेज कर रही है, ना उनके साथ जो चीफ मिनिस्टर ने मुआहिदा किया था ना उस पर अमल हो रहा है। और वफाकी वजीर साहब अगर मेरी बात सुने तो मैं उनसे ये भी गुजारिश करूंगा कि यहां पर स्पीकर कौमी असम्बली ने एक रूलिंग दी थी और मुशीर दाखिला साहब जो थे शहजाद अकबर साहब, उनको रूलिंग दी थी, उनको ये इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप इस वाक़े की तहकीकात करो और हाउस में रिपोर्ट पेश करें। लेकिन अभी तक वो रिपोर्ट पेश नहीं हुई। मेरे ख्याल में कोई है जो सबको इस वाक़े पर बोलने से भी रोक रहा है और कोई है जो हुकूमतों को उनके साथ इंगेज करने से भी रोक रहा है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जितने भी हमारे साथी वहां पर बैठे हैं, जानी खेल का जो मौजूदा वहां पर एहतजाज जारी है, वहां पर धरना जारी है, उसकी अहमियत इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल का तयन करेगा, हमारे पूरे इस रीजन के मुस्तकबिल का तयन करेगा। क्योंकि अगर ये एहतजाज नाकाम हुआ और फिर जो गेम जिस पर मैं बाद में बात भी करूंगा अपने बजट, जो बजट से रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या आगे इस रीजन में होने वाला क्या है, तो मैं जितने भी हमारे साथी हैं, चाहे वो पीटीआई से उनका ताल्लुक हो, ये हमारे आने वाले वक्तों के लिए ये एहतजाज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसका फैसला अगर आज ना हुआ तो आज मेरे ये अल्फाज याद रखें कि जो तबाही फिर आएगी वो फिर तबाही ये पाकिस्तान सह नहीं सकेगा। जनाब स्पीकर, साथ ही साथ कल और इसी के तसलसल में पिछले ईद से पहले हमारे इलाके में हमारे चंद साथी हमायून इंजीनियर, अतीक एडवोकेट, मसूद रहमान, शहनशाह और साथी तालिबान के हाथों अगवा हुए थे। उस पर भी स्पीकर साहब ने रूलिंग दी थी, लेकिन उसका भी अभी तक यहां पर कोई रिपोर्ट उसकी पेश नहीं हुई। फिर कल जो बलोचिस्तान असेंबली में हुआ, मैं उसकी भी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूं। मेंबरान असेंबली के साथ जो सलूक किया गया, वहां पर जो सिक्योरिटी इदारे थे, मेरे ख्याल में वो अमल भी इंतहाई काबिल मजम्मत है। साथ ही साथ हमारे इस धरती के बहुत ही तवाना आवाज, पश्तून कौम परस्त सियासत का बहुत बड़ा नाम उस्मान काकड़ साहब बीमार है, उनको शदीद
चोट लगी है उनकी सेहत के लिए भी हम दुआगो हैं। जनाबे चेयरमैन, बजट पर अगर हम आते हैं तो बुनियादी तौर पर हमारी बजट की फॉर्मुलेशन कुछ इस तरह से है कि डिफेंस और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है और ये सर्कुलर डेट्स, इन तीनों को मिलाकर बजट का तकरीबन लगभग 80% हिस्सा बन जाता है। अब जो बाकी पोर्शन रह जाता है, मेरे ख्याल में अगर कोई अरस्तु भी आ जाए, नाम बदलते रहते हैं। यही हफीज शेख साहब जो थे ये पिछले भी कई हुकूमतों में रह चुके हैं, इस हुकूमत में भी वही रहे। या शौकत तरीन साहब थे, पिछली हुकूमतों में रह चुके थे, इस हुकूमत में उन्होंने बजट पेश किया। या आप दुनिया के जितने भी बेस्ट को यहां पर लेकर आए, इस मौजूदा इस मोहसिन दावड़ साहब, जो जानी खैल की रिपोर्ट है वो स्पीकर साहब को सबमिट कर दी गई है। अच्छा, तो हाउस में उसको हमें आगाह होना चाहिए पूरा हाउस को कि भाई उसमें क्या सिलसिला हुआ है। तो ये जो फार्मूलेशन है, इस मौजूदा फार्मूले के तहत अगर कोई अरस्तु भी आ जाए तो मेरे ख्याल में वो कोई इस तरह का बजट बना ही नहीं सकता। बहरहाल बात करते हैं बजट पर। दावा किया गया है कि इस दफा हमारे ग्रोथ में भी इजाफा हुआ है। वो ग्रोथ हकीकी है या आर्टिफिशियल है, ये तो फिर वक्त ही बताएगा। लेकिन चंद चीजों को जिसको मैं टच करने की जरूरत को जरूरी समझता हूं, वो ये है कि एक दफा फिर उन सारे उमरा को इसमें रिलीफ देने की कोशिश की गई है। मैं बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे पहले भी उस पर तफसीली बहस हुई, जहां मुझसे पहले जो मुकर्रीन थे कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बड़े बड़े सरमायादार थे, उनको इस बजट में रिलीफ देने की कोशिश गई की। और जो गरीब तबका है, जो सैलरीड क्लास है, जो वर्कर्स क्लास है, एक तो उनको पूरी तनख्वाह मिलती नहीं है, और फिर उन पर वो जो उनके सैलरी स्लैब से उनमें भी चेंजेस की गई हैं। तो सारा का सारा बोझ ही उनके ऊपर डाला गया है। और आपने जो 20,000 रुपए की मिनिमम वेज रखी है, तो सबसे पहले तो बात यह है कि भाई ये इसको कौन यकीनी बनाएगा कि 20,000 भी मिलती है। लेकिन जब 20,000 मिले भी तो मैं मौजूदा हुकूमत से पर मुतालबा करता हूं कि आप मुझे एक महीने का खर्चा किसी भी एक छोटे से घराने का 20,000 रुपए में करके दे। महंगाई की शरह जितनी तेजी से बढ़ रही है और वो उसी के तनासब से 20,000 रुपए मेरे ख्याल में ये इंतहाई कम है। क्योंकि मुझे अभी याद है कि लास्ट टाइम 16,000 रुपीज वो जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के टाइम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो काफी अरसा गुजर चुका है। उसके बाद मेरे ख्याल में महंगाई में जितना इजाफा हो चुका है, तो इस पर भी नजरसानी की जरूरत है। दूसरी चीज जो सबसे एम्बिगुअस चीज है इस पूरे बजट में, जो सबसे एम्बिगुअस चीज है वो ये है कि हमारे बजट, हमारा जो डेफिसिट है वो तकरीबन 4 ट्रिलियन है। और इसमें हम इस बजट में भी इसको रिफ्लेक्ट किया गया है कि ये इसमें तकरीबन चौथाई जो हिस्सा है उसका चौथाई जो इसका हिस्सा है वो पूरा होगा IMF के प्रोग्राम से। ये जनाब चेयरमैन, पिछले दिनों खुर्रम हुसैन साहब का एक आर्टिकल था और उसका टाइटल है अ डेंजरस बार्गेन, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो 1.06 ट्रिलियन जो है ये आप IMF के प्रोग्राम से पूरा करेंगे। और फिर साथ ही साथ उसी 10 जून को उसने एक स्टोरी का जिक्र किया है जो फाइनेंशियल टाइम्स में छपी है और जिसका टाइटल था पाकिस्तान लिवरेजेस US मिलिट्री कोऑपरेशन टू विन IMF कंसेशंस। अब सवाल यह पूछना है कि क्या खिचड़ी पक रही है? आप कह रहे हैं कि IMF के जो शराइत थे, वो जो सिक्स रिव्यू में उन्होंने आपको पाबंद किया कि ये शराइत आप मानेंगे उसके बाद ही हम आपको ये इस प्रोग्राम की कंटिन्यूएशन होगी, वो शराइत आपने मानी नहीं। तो वो कौन सी गिदड़ सिंगी है जिसको इस्तेमाल करके आप
IMF को राजी कर लेंगे। और साथ ही साथ इस स्टोरी में हमारे मौजूदा वजीर खजाना साहब को कोट किया गया है और उनके अल्फाज ये हैं कि वी हैव बीन टॉकिंग टू द अमेरिकन ऑफिशियल्स एंड दे आर विलिंग टू हेल्प। फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस चीज को रद्द किया और साथ ही यह भी कहा कि हम इसकी ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन इशू कर देंगे, लेकिन वो क्लैरिफिकेशन अभी तक इशू नहीं हुई। तो जो हम सेंस कर रहे हैं, जो हम स्मेल कर रहे हैं वहां से, वो ये है कि शायद कोई नया जंगी प्रोजेक्ट मिलने वाला है और उस नए जंगी प्रोजेक्ट के बदले में वो जो प्रोजेक्ट देने वाले हैं वो हमें IMF से ये कंसेशंस लेकर देंगे। और ये इसीलिए ये खुर्रम हुसैन साहब ने लिखा है कि अ डेंजरस बार्गेन, और ये हमने पहली दफा नहीं देखा अपनी मुल्क की तारीख में। यहां पर जियाउल हक को भी एक इस तरह का प्रोजेक्ट मिला था। उस प्रोजेक्ट की बदौलत यहां पर क्या हुआ? आपने अमेरिका की जंग लड़ी लूस के खिलाफ, आपने अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद किया और उसके बदले पूरा का पूरा वहां पर जो गन कल्चर, जो रॉकेट लॉन्चर कल्चर यहां हमारे इलाके में भी आ गया, पूरे रीजन में आया। फिर उसके बाद एक दूसरा टेका मिला परवेज मुशर्रफ को, और परवेज मुशर्रफ को जो टेका मिला उसके बाद फिर उसके बदले में जो दहशतगर्दी आई यहां पर, फिर जो तबाही मची वो भी फिर पूरे मुल्क ने देखी। आज हमारे जो पॉलिसी साज हैं वो एक तीसरा एक और जंगी प्रोजेक्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो अब वहां पर हो रहा है जानी खेल में, ये जो उनको कोई पूछ नहीं रहा, तो ये मुझे उसी जंगी प्रोजेक्ट का तसलसल नजर आता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक दफा फिर उसी किस्म के हालात इस पूरी रीजन में बनाए जाएं, ताकि वो जो मुस्तकबिल में जो प्रोजेक्ट मिलने वाला है अब वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे आपने अड्डे देने हो, चाहे कोई और जंगी प्रोजेक्ट या चीन के खिलाफ या किसी भी पूरे रीजन में उन कुव्वतों या अमेरिकी या उनके जो एलाइज उनके वेस्टेड इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, उनको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आपको जो ठेका मिल रहा है, मेरे ख्याल में एक दफा पहले भी मैं कह चुका हूं कि ये जो पिछले दो प्रोजेक्ट्स ने जो तबाही मचाई है, इस दफा अगर आपने एक और प्रोजेक्ट लिया तो मेरे ख्याल में ये स्टेट, ये रियासत उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकती, ये सह नहीं सकेगी उस नए जंगी प्रोजेक्ट को। और इसका हम रिफ्लेक्शन देखते हैं। कल परसों हमारे वजीर खारजा साहब का एक इंटरव्यू में देख रहा था, एक मीडिया चैनल के साथ उनका इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू में वो तालिबान को ऐसे डिफेंड कर रहे हैं, तालिबान को ऐसे डिफेंड कर रहे थे जैसे कि वो पाकिस्तान के वजीर खारजा नहीं, तालिबान के वजीर खारजा हो। और शायद फिर उनको, क्योंकि वो कंट्रोल करने वाले तालिबान वो एक ही लोग हैं, शायद उनको इजाफी चार्ज दिया गया हो चंद अरसे के लिए, इसलिए शायद वो इस तरह की बातें कर रहे हो। लेकिन इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, मोहसिन साहब वाइंड अप प्लीज। अभी तो मैंने हमारे सूबे में होने वाले करप्शन पर बात करनी है। बहरहाल हमारा नंबर पे जी फिर वाइंड अप आ जाता है। यानी हाउ मैं वाइंड अप करने की ही कोशिश करता हूं। यहां पर ये चीज इंतहाई जरूरी इसलिए है चेयरमैन साहब कि ये इस पूरी रीजन का मुस्तकबिल उसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये मेरा अल्फाज आप याद रख ले, कल को मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन ये जो तबाही आएगी ये मुल्क उसको फिर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। यहां पर मैं डिफेंस के बजट पर भी बात करना चाहता था, लेकिन फिर वो जो दूसरी चीज है आप वो रह जाएगी। लेकिन 7.5 मिनट है, लेकिन मैंने आपको तकरीबन 14 मिनट हो गया। देखिए ना, 7 मिनट नहीं, देखिए मेरा साथी है वो भी जेल में, और यहाँ आपके 7.5 मिनट नहीं, 7.5 मिनट है। वो क्या बात हुई? वो मेरा साथी नहीं है, मतलब वो आप उसको एक हल्के को नुमाइंदगी से आप फिर भी 14 मिनट हो गए। मैं थोड़ी देर प्लीज देखिए जी, हमारे इसके बाद हम हमारे सूबे के चंद मसाइल में उसके ऊपर आता हूं, फिर अपने मर्ज एरियाज के बारे में थोड़ी देर बात करूंगा। देखिए जी, नेट टाइटल का हमारा मसला है।
नेट हाइडल का हमारा मसला है। पहले जो एजीएन काजी फार्मूले के तहत हमें उस पे भी शेयर नहीं मिलता था, और 570 बिलियन हमारा एजीएन काजी फार्मूले के तहत बनता है, वो हमारे पख्तूनख्वा को नहीं मिल रहा। लेकिन उसके बाद फिर जो सूबाई पख्तूनख्वा की और वफाकी हुकूमत परवेज खटक साहब के दौर में, उनकी वजारत आला में जो एग्रीमेंट हुआ था वफाकी हुकूमत के साथ, अब तो उसके बेस पर भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। और पिछले 3 बरसों में हमारा जो उस फार्मूले के तहत शेयर बनता है उसमें भी 36 बिलियन रुपए हमारा ओवरड्यू है। साथ ही साथ गैस हम $4 पर MMBTU वो, लेकिन फिर जब हमें मिलता है तो वो $12 पर उसकी कीमत बन जाती है। अच्छा, ये जो फिर हमारे सूबे पर एक और डाका डाला गया है, यहां पर आर्टिकल 161B वो लिखती है आइन की कि द नेट proceeds of the federal duty of excise on oil levied at wellhead and collected by the federal government should not form part of the federal consolidated fund। ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हमारा सूबा 50% से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, लेकिन आपने वो ड्यूटी देने के बजाय वहां पर उस पर आपने लेवी लगा दी है। तो वो इस दफा आपने 610 बिलियन का वो उसका अंदाजा लगाया हुआ है। तो ये सारा का सारा हमारे सूबे के हुकूक पर ढाका है। साथ ही साथ वो जो वाटर का हमारा शेयर था, उसमें भी 39 CCI मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि हमें डेवलपमेंट के मद में एडजस्ट किया जाएगा, और लेफ्ट कैनाल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 2018 में उसको एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अब मैं आखिर में चेयरमैन साहब आता हूं, ये जो मर्ज एरियाज के साथ जो सलूक किया गया है, और ये मेरे ख्याल में इस पर हमारे पूरे इलाके की, इस पूरे रीजन के अवाम ना कभी इमरान खान को माफ करेंगे और ना कभी उन्होंने जो नाअहल वज़ीर आला वहां पर मुसल्लत किया है उनको कभी माफ करेंगे। सबसे पहले तो हमारे जो जुडिशल रिफॉर्म्स है, देखिए ना, जब मर्ज हो गया तो होना तो ये चाहिए था कि वहां पर अदालत लग जाती। अक्सर मर्ज डिस्ट्रिक्ट में अभी तक कोर्ट सही है तो वो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं। साथ ही साथ कभी वो AGR लेके आते हैं, कभी ADR लेके आते हैं, वो फिर जाकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फिर चैलेंज हो जाता है, फिर वहां पर वो हाई कोर्ट उसको उड़ा देती है, और एक दफा फिर मतलब पूरा प्रोसेस स्टार्ट से शुरू हो जाता है। तो ये उस पर भी तवज्जो की जरूरत है। NFC अवार्ड का जो वादा किया गया था कि वहां पर हमें 3% मिलेगा या 100 बिलियन मिलेंगे, वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जनाब चेयरमैन, पिछले साल तक प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट पर पूरी ब्रेकडाउन दी जाती थी कि मुंबई में आखिरी 2-3 पॉइंट्स है कि मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना पैसा रखा गया है, सिक्योरिटी के लिए कितना है, और वो डेवलपमेंट के लिए कितना है। वो सिक्योरिटी वाला माशाल्लाह पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाता था, और डेवलपमेंट वाला कुछ ना कुछ पोर्शन हो जाता था, बाकी लैप्स हो जाता था। इस दफा प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट से पूरी डिटेल्स ये उड़ा दी गई हैं। साथ ही साथ करप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। करप्शन को बुनियाद बनाकर ये हुकूमत और ये जो सियासी जमात है ये हुकूमत में आई है। मैं दावे से कह सकता हूं कि जब फाटा था, जब वहां पर कोई पब्लिक चेक नहीं था, तब भी उतनी करप्शन हमारी मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं हो रही थी जितनी आज आपकी पीटीआई की हुकूमत में हो रही है। मैं दावे से कह सकता हूं कि करप्शन के सारे पुराने रिकॉर्ड पीटीआई की हुकूमत ने तोड़ दिए हैं। वहां पर मैं नहीं चाहता कि हेल्थ तो एजुकेशन पर यहां पर बहस करूं, क्योंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, उनके यहां पर रिस्पॉन्सिबल लोग मौजूद नहीं है। लेकिन जो करप्शन वहां पर हो रही है आप सोच भी नहीं सकते। वहां पर जनाब चेयरमैन एक अजीब किस्म का सिलसिला चल रहा है। वहां पर पीटीआई के एक मिनिस्टर और नहीं एक सेकंड, वहां पर पीटीआई के एक मिनिस्टर, तालिबान और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे वाले हैं, करप्शन पर ये सारे एक पेज पर है। मीरान शाह कैंट में टेंडर होते हैं, तालिबान प्रोटेक्शन के लिए खड़े होते हैं, और
जिस ठेकेदार के ऊपर मिनिस्टर साहब ने ठेका बेचा होता है, उस ठेकेदार के अलावा वहां पर कोई दाखिल भी नहीं हो सकता। और उसका तहफ़्फ़ुज़ कौन करता है? उसका तहफ़्फ़ुज़ तालिबान करते हैं, जनाब चेयरमैन, तालिबान करते हैं। और यह होता मिरांशा कैंट में है। तो जब कैंट में होता है तो आपका क्या ख्याल है कि वहां पर जो फौज है, वो सिक्योरिटी इदारे हैं, वो बाखबर रहते हैं? तो ये आखिरी चीज ये जो अच्छा, साथ ही साथ हमारे वहां पर चेक पोस्ट पर बत्ताखोरी, ये मैं पहले भी इस हाउस में कह चुका हूं, चीफ मिनिस्टर इससे आगाह है, प्राइम मिनिस्टर इससे आगाह है, चेक पोस्टों पर बड़े पैमाने पर बत्ताखोरी होती है। और जो ईजमेंट राइट्स है, हमारे जो ट्राइब्स बॉर्डर पर रहते हैं, जो दोनों तरफ के हैं, उनको ईजमेंट राइट्स ड्यूरेंट लाइन के एग्रीमेंट के तहत उनको हासिल है कि वो आ सकते हैं और जा सकते हैं। उनसे आने जाने पर 15-15, 20-20 हजार रुपए एक एक बंदे से फी नफर, वो पैसे कहां जा रहे हैं, इसका भी जवाब दें। और आखिर में एक मुतालबा मैं ये करना चाहता हूं कि हमारे कुछ IDPs अफगानिस्तान में हैं, ज़र-ए-अज़ब से पहले वो वहां पर गए हुए हैं, क्योंकि वो चूंकि बॉर्डर पे ही थे, तो बॉर्डर क्रॉस करना उनके लिए बहुत आसान था, बजाय इसके कि वो पैदल आते और वो बनू या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आते। उन सारे वो जो IDPs वो ज़र-ए-अज़ब के वक्त से वहां पर पड़े हुए हैं। हमारी वफाकी हुकूमत उनको वापस लाने के लिए अभी तक उनका कोई प्लान भी नहीं है, ना ही उनका कोई मंसूबा है, ना ही उन्होंने हमें कोई अभी तक जवाब दिया है। ऐसा कोई फोरम बचा नहीं है जिस पर हमने उन IDPs के लिए आवाज उठाई हो और उनको वापस लाने का हमने मुतालबा ना किया हो। थैंक यू। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।